Students, welcome to biology class of second year. In the previous lecture, we will study about the somatic nervous system and autonomic nervous system. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और वो डिवीजन थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि वो जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है. एंड देन पढ़ा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के वो जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं. ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में. ठीक है, जैसे हार्ट होता है, लंग्स होता है, ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है. जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. देन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये आगे टू सिस्टम्स में डिवाइड होता है. वन इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर इज़ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, बट ऐसे कंट्रोल करता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है. ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है, नॉर्मल होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो ऑटोनोमिक फंक्शंस होते हैं उनको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. ठीक है, अब जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब मैं दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करवा देती हूँ. पैरासिम्पैथेटिक तब होगा जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तो वो ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल करेगी, और सिम्पैथेटिक जब हमारी बॉडी एमरजेंसी कंडीशंस में होगी तो तब वो ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल करेगा. अब पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है. जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फ़ौरन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी के जो ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा. अब उनके फंक्शंस में अब जैसे कि आता है स्लो डाउन द हार्ट बीट. ठीक है, हमारी जो हार्ट बीट होती है जब डेंजर कंडीशन में हो या फिर कोई फियर हो तो हमारी हार्ट बीट जो होती है फास्ट हो जाती है. ठीक है, वो सिम्पैथेटिक डिवीज़न है. लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न क्या होगी कि वही जो हार्ट बीट है वो हमारी स्लोली बिल्कुल स्लो डाउन होके बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. सेकंड इज़ लोअरिंग ब्लड प्रेशर. इसमें जो ब्लड प्रेशर है जो हमारे डेंजर में इंक्रीज़ हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में आके वो बिल्कुल लो हो जाता है. ठीक है, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ पिपल, कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं नैरोइंग. ठीक है, ये जो हमारी पिपल होता है, आइज़ में जो पिपल है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है. इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड विसरा. ठीक है, जो हमारी स्किन होती है उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, वो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. और विसरा कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, स्पेशली इसमें हमारा एब्डोमेन रीजन आता है. ठीक है, एब्डोमेन रीजन में जो हमारी कैविटीज़ आती है लाइक इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होती हैं विसरा में. पेरिस्टालिसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेरिस्टालिसिस कहते हैं, पेरिस्टालिसिस इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन व्हेन फूड मूव टू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, जब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं वो हमारे माउथ में जाता है, वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है. और बोलस में कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसकी च्यूइंग होती है उसके साथ हमारा स्लाइवा ऐड होता है तो वो एक बिल्कुल ग्राइंडिंग शेप उसकी बन जाती है जिसको बोलस कहते हैं. ठीक है, अब वो बोलस हमारे जैसे जैसे ये आता है फेरिंक्स में, लैरिंक्स में, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक जितना भी उसका पाथवे आता है, ठीक है, वो हमारी पेरिस्टालिसिस में इंक्लूड होता है. क्लियर. अब इट्स मीन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हमारी इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है. जैसे कि हार्ट बीट होती है उसको लो कर देती है, ब्लड प्रेशर को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल है, इंक्रीज ब्लड टू स्किन और पेरिस्टालिसिस. ठीक है, अब जैसे पैरासिम्पैथेटिक होती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम हो के बिल्कुल हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में आ जाती है बिल्कुल. ठीक है, ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है. देन सिम्पैथेटिक डिवीज़न. ठीक है, अब जो सिम्पैथेटिक है वो इसके ऑपोजिट होगी. उसमें भी हमारी बॉडी के जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं वो कंट्रोल करेगा, बट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एमरजेंसी स्टेट में जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है. अब उसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं.
लाइक इंक्रीज इन द हार्ट बीट जो हमारी फ़ौरन से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो सिंपैथेटिक डिवीज़न हो रही होती है। राइज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। डायलेशन ऑफ पीपल, जो पैरासिम्पैथेटिक में नैरो हो गया था, कॉन्ट्रिक्शन हो गई थी, यहाँ पे उसकी डायलेशन हो जाती है। डायलेट्स ट्रेकिया ब्रोंकाई, ठीक है। देन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोसिस वो प्रोसेस है जिससे जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, और ये सारा प्रोसेस होता है लिवर के अंदर, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। शंट ब्लड अवे फ्रॉम द स्किन, ठीक है, शंट कहते हैं पुश, ये जो स्किन के अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्लड है वो पुश करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि विसरा टू द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, इनसे बैकवर्ड जो होता है वो जो ब्लड होता है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इनहिबिट पेरिस्टालिसिस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनहिबिट मीन जो पेरिस्टालिसिस प्रोसेस है, ठीक है, जो इनवॉलेंट्री था मैंने बताया था, वो जो बोलस है वो डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है, ये जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर मैंने बताया था किडनी में जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें मैंने ब्लैडर बताया था। ब्लैडर बेसिकली जो हमारे यूरिन का स्टोरिंग पॉइंट होता है, वहाँ जाके यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन, वो जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, उनकी सही से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती जो यूरिन की स्टोरेज है। रेक्टम भी बेसिकली उसका भी यही फंक्शन है। तो इट्स मीन जब हमारी बॉडी में ये जो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे ये डेंजर, ये जो फियर है ये कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक सिस्टम डीएक्टिवेट होता है तो दूसरा एक्टिवेट हो जाता है, एक एक्टिवेट होता है फिर दूसरा, ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी चलती रहती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर, ठीक है, देखते हैं कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर क्या है और उनका हर एक रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन होता है कि वो स्टिमुलाई को, ठीक है, उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद वो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी थिंकिंग करे, डिसीजन मेकिंग हो वहाँ पे, और उसके बाद वो हमारे जो अफेक्टर्स हैं उस तक ट्रांसफ़र कर दे। इसी तरह हमारी बॉडी की हमारी जो स्किन है उसके अंदर बहुत से रिसेप्टर्स हैं जो स्कैटर्ड है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें आते हैं टच के कुछ रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर के हैं, वाइब्रेशन के हैं, टेम्परेचर के हैं, पेन के हैं, ठीक है, ये सारे रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे स्पेशल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक आई के अंदर, नोज़, ईयर, टंग, इनके अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो हमारे इन स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो उन्हीं स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो इम्पल्सेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी तरफ ट्रांसमिट करते हैं, देते हैं, एंड देन हम थिंकिंग करके, डिसीजन मेकिंग करके हम अपने जो अफेक्टर्स होते हैं उन तक रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इनमें जो फर्स्ट रिसेप्टर है वो है टेस्ट। टेस्ट, अब ये जो बायोलॉजिकल टर्म है जो टेस्ट के लिए वो यूज़ की जाती है उसको कहते हैं ग्यूटेशन, ठीक है, ग्यूटेशन बायोलॉजिकल टर्म है जो टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। अब जो टेस्ट होते हैं वो एबिलिटी फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द फ्लेवर, ठीक है, जो टेस्ट होता है वो जस्ट फ्लेवर को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो टेस्ट के लिए जो ऑर्गन यूज़ होता है हमारी बॉडी में वो है टंग, ठीक है, टंग हमारी बॉडी में ऑर्गन है जो टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और यही जो टंग है इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट बर्ड्स का नंबर है 3000 to 10,000, ठीक है,
3000 से लेके 10,000 तक हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स, हर एक टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो जो सेल्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट सेल्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर होता है, ताकि जो जिस टाइप का जो टेस्ट है वो हमें डिटेक्ट करके बताते हैं। इसी तरह जो टंग होती है उसके ऊपर रिजेस भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको कहते हैं पेपिलाई। नाउ आई रिपीट दिस, हमारी बॉडी में जो टंग होती है वो ऑर्गन है फॉर टेस्ट, और इसी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 3000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट सेल प्रेजेंट होता है, जो ये जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो टंग होती है इसके अंदर रिजेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको पेपिलाई कहते हैं। ये जो पेपिलाई होते हैं उनकी 4 टाइप्स हैं: फिलीफॉर्म पेपिलाई, फंगीफॉर्म पेपिलाई, फोलिएट एंड सर्कुलेट, ठीक है। अब जो फर्स्ट है फिलीफॉर्म पेपिलाई। अब जो फिलीफॉर्म पेपिलाई है वो ओवरऑल द टंग, हमारी पूरी जो टंग होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो नंबर है वो न्यूमेरियस है, क्योंकि ये हमारी पूरी टंग इसने कवर की हुई है, और ये टेस्ट ब्लाइंड है, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिलाई से हम लोग कोई भी टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेस्ट ब्लाइंड कहते हैं। इसकी शेप होती है कोन शेप्ड होती है, ठीक है। इसकी ही प्रेजेंस की वजह से ये जो हमारी टंग रफ होती है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई के प्रेजेंस होने की वजह से हमारी टंग रफ होती है। द सेकेंड इज़ फंगीफॉर्म पेपिलाई। जो फंगीफॉर्म पेपिलाई है वो हमारी टंग के टिप पे प्रेजेंट होती है और टंग की साइड्स में, ठीक है। और इसकी शेप होती है बिल्कुल मशरूम लाइक, जैसे अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला बिल्कुल मशरूम लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। द थर्ड इज़ फोलिएट। अब जो फोलिएट पेपिलाई है वो हमारी टंग के साइड्स में भी प्रेजेंट होती है, और टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये इसका टंग का ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, और इस पोस्टीरियर पार्ट पे ये फोलिएट पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, और टंग की साइड्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेट पेपिलाई, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप होते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो टंग है इसके बिल्कुल जो ये जो बैक साइड है यहाँ पे सर्कुलेट पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। 4 पेपिलाई प्रेजेंट है: फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कुलेट। स्मेल। अब स्मेल के लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ की जाती है उसको कहते हैं ओल्फैक्शंस, ठीक है। ओल्फैक्शन बायोलॉजिकल टर्म है जो स्मेल के लिए यूज़ की जाती है। अब ये जो स्मेल का जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एनिमल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये जो स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वो फ़ौरन से स्मेल करके जो भी अपना फूड होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस ये जो स्मेल है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विजन एंड हियरिंग, ठीक है। विजन और हियरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ ह्यूमन, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ये जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं, जो स्मेल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं बेसिकली ये तब हम लोग फील करते हैं जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जब इनहेलेशन करते हैं तो तब हमें स्मेल एंड ऑल्फैक्शन फील होता है। अब जो नोज़ है वो ऑर्गन है वो स्मेल के लिए, ठीक है। नोज़ इज़ ऑर्गन फॉर स्मेल। नोज़ हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो स्मेल के लिए यूज़ होता है। और ये जो नोज़ है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी म्यूकोसा, ठीक है। जो नोज़ की इनर मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी म्यूकोसा, और ओल्फैक्टरी म्यूकोसा के अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। अब ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर बहुत से सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हमारी नोज़ में, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो सिलिया है, इन सिलिया के अंदर वेरियस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 1000, ठीक है, 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट ओडोर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर रोज़ की फ्रेगनेंस है, ठीक है, उसके लिए जो प्रोटीन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर कोई फूड है
उसको स्मेल करनी है तो उसके लिए जो प्रोटीन होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह ये जो सिलिया होते हैं 1000 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट ओडोर के लिए डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोज, नोज के अंदर ओल्फैक्टरी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं इट कंटेन मैनी सिलिया, और सिलिया के अंदर 1000 वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट ओडोर के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। टच, अब टच के लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ की जाती है उसको कहते हैं टैक्टिशन। ठीक है, टैक्टिशन इज़ द बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर द टच। अब टच कैसे फील होता है? जब फिज़िकल कांटेक्ट हो किसी चीज़ के साथ, हम उसको तभी टच करके हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं ये हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, ये किस टाइप की है। अब यही जो टच है इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स वो एरिया होता है जहाँ पे हेयर अराइज होता है, तो उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, अब जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ भी टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग हेयर्स को रिमूव कर दें, ठीक है, हेयर को रिमूव कर दें तो जो टच की सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स में टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हेयर्स को रिमूव कर दें तो जो टच के रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब टच के जो रिसेप्टर्स हैं हमारी टंग में भी प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, हमारी फुल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ ऐसे बस पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बट कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिधर टच के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं और यहीं पे टच के रिसेप्टर्स कम होते हैं, लाइक टिप ऑफ फिंगर्स। ठीक है, जो हमारी फिंगर्स की जो टिप है वहाँ पे टच के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। जो लिप्स हैं, लिप्स में भी टच के जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर उनका नंबर है। ठीक है, इसी तरह कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जो टच के रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, लाइक ये जो हैंड्स हैं, ठीक है, बैक ऑफ हैंड्स, ठीक है, वहाँ पे जो टच के रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो टच के रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, ये जो हैंड का जो बैक साइड होता है तो सेंसिटिविटी वहाँ पे कम होती है। इसी तरह एक डिज़ीज़ है जिसको कहते हैं टेक्टाइल एनेस्थीसिया। ठीक है, टेक्टाइल एनेस्थीसिया वो डिज़ीज़ है जिसमें हम लोग जो फीलिंग की सेंसेशन है, ठीक है, किसी भी वो कम हो जाती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसी भी चीज़ को टच करें, हम टच करके उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते वो सॉफ्ट है, हार्ड है। ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं टेक्टाइल एनेस्थीसिया। ठीक है, एक और डिज़ीज़ है जिसको कहते हैं पैरेस्थीसिया। ठीक है, पैरेस्थीसिया वो डिज़ीज़ है जिसमें हम लोग ये जो टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है कि फुल्ली वो लॉस नहीं हो जाता है, जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, या तो वो टेम्परेरी होता है या तो फिर परमानेंट भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जस्ट सेंसेशन कम हो जाती है। ठीक है, ट्रिगलिंग कहते हैं, शिवरिंग को कहते हैं। ठीक है, प्रिकलिंग कहते हैं, कांटेदार कहते हैं, नमनेस कहते हैं, इनसेंसिबिलिटी। ठीक है, जिसमें जो हमारी स्किन है उसकी सेंसेशन कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती बट कम हो जाती है। हम टच करके बहुत कम बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं पैरेस्थीसिया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है। टेक्टाइल एनेस्थीसिया वो डिज़ीज़ है जिसमें बिल्कुल ही टच की जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और पैरेस्थीसिया में कुछ सम हाउ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ये तब होती है जब जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएं, उनकी वजह से ये पैरेस्थीसिया डिज़ीज़ होती है, जिसमें हम कुछ टच करके बिल्कुल फुली 100% रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, बट सम हाउ हम लोग कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बट टेक्टाइल एनेस्थीसिया में 100% रिस्पॉन्स नहीं होता। पेन, ठीक है, अब पेन के लिए जो रिसेप्टर्स
जो यूज़ होते हैं, जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, उनको कहते हैं नोसिसेप्शंस। ठीक है, अब यही जो पेन है ये तब होता है जब जो हमारी नर्व्स फाइबर है, सेंसरी नर्व्स फाइबर, ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो पेन है इसका फंक्शन यही है कि ये हमें डेंजर से, किसी भी डेंजर से वार्न आउट करने के लिए होता है। ठीक है, लाइक जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, अब जो ह्यूमंस हैं वो शार्प नीडल जो होती है उसको टच करने से अवॉइड करते हैं। अब उसको टच करने से पता है कि जो हमारा हैंड है उसमें कट लग सकता है और कट से पेन फील होगा। अब जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो ह्यूमंस हैं वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते। अब उस टच करने की भी रीज़न यही है क्योंकि टच करने से जो पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं और पेन की फीलिंग होती है। इसीलिए ये जो पेन के रिसेप्टर्स हैं ये हमें बहुत सी डेंजर से वार्न आउट करने के लिए ये पेन होता है। ठीक है, विदाउट पेन जो पीपल हैं वो जो भी डेंजरस थिंग्स हैं उनको रियलाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पेन के रिसेप्टर्स हैं ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि हमें ये किसी भी डेंजर से वार्न आउट कर सके। अब जो नोसिसेप्टर्स हैं, जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली उनकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, क्यूटेनियस है, विज़रल एंड द लास्ट इज़ सोमैटिक। ठीक है, अब जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं वो हमारे रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। क्यूटेनियस वर्ड भी स्किन के लिए होता है। ठीक है, इसलिए जो स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं, जो वो रिसेप्टर्स, पेन के वो रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनको क्यूटेनियस कहते हैं। सोमैटिक रिसेप्टर्स, ठीक है, सोमैटिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नी के जॉइंट्स हो गए या एल्बो हो गई, या जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पेन के, उनको सोमैटिक रिसेप्टर्स कहते हैं। विजुअल रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक। ठीक है, स्टमक में जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उनको विजुअल रिसेप्टर्स कहते हैं। इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनको विजुअल रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, आज हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है, टेस्ट के रिसेप्टर्स पढ़े हैं जिसको बायोलॉजिकल टर्म उसके लिए ग्यूटेशन यूज होती है। देन 4 टाइप्स के पेपिलाई पढ़े हैं। देन स्मेल पढ़ा है जिसको बायोलॉजिकल टर्म है ऑल्फैक्शन। ठीक है, देन उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है। देन टच है, टच के लिए जो टेक्टेशन है बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, और लास्ट है पेन, पेन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें नोसिसेप्शंस कहते हैं।